वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छैनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां, कतार का बहुवचन होता है कतारें, कड़ी का बहुवचन होता है कड़ियां। ठीक है। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। तो जो लड़का था, जो नन्हा फनकार क्या होता है? कलाकार। फनकार क्या होता है? कलाकार। नन्हा फनकार मतलब ये कहानी एक छोटे बच्चे की है जो छोटा कलाकार है, और वो क्या करता है? वो पत्थर पर नक्काशी करता है। नक्काशी क्या होती है? पत्थर को काट के पत्थर को छेनी हथौड़ी से डिजाइन बनाता है, अलग अलग तरह के डिजाइन बनाता है। तो लड़के ने जो काम करने से पहले एक लाल पत्थर पर बैठ गया, फिर उसने भगवान को याद किया, कोई प्रार्थना बुदबुदाई और फिर छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में लग गया। कुछ दिन पहले ही उसने पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना सीखा था। उकेरना मतलब बनाना सीखा था। लड़के ने एक अधबनी मतलब आधी बनी हुई अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। फिर क्या हुआ? हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। ठीक है। जब छेनी हथौड़ी से पत्थर पर नक्काशी करते हैं तो पत्थर छिलके, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उड़ते हैं, तो इस वजह से वो अपनी आंखें सिकोड़ लेता था, बंद कर लेता था। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संग तराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। यानी कि वहां पे जो पूरा एक ग्रुप था संग तराश, जो उसके साथ तराशने का काम, पत्थर तराशने का काम करते थे। पत्थर तराशना मतलब पत्थर पर नक्काशियां बनाना, उसकी मूर्तियां बनाना। तो उसके चारों तरफ सभी बहुत सारे संग तराश थे जो वहां पे पत्थरों को उकेर रहे थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। तो केशव कितने साल का लड़का था? वह एक 10 साल का लड़का था, और उसे नक्काशी का काम कौन सिखा रहा था? उसे नक्काशी का काम उसके पिता सिखा रहे थे। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उसमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। यानी जो भी उसने अब तक सीखा था, सबसे मुश्किल, सबसे कठिन काम क्या था? घंटियों को बनाना। मुश्किल मतलब कठिन, ज्यादा मतलब अधिक। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक मतलब पतला, बारीक जालियां, महीन नफीस बेलबूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। ठीक है।
वो जानता था कि जो डिजाइनिंग के और भी काम है, पत्थर पे उकेरने के लिए और भी काम है, जिसमें जालियां हैं, महीन नफीस बेल बूटे हैं। बेल बूटे मतलब जो फूल पत्तियां बनाते हैं, बेल बनाते हैं। कमल के फूल बना सकता था, लहराते हुए सांप और इठला कर चलते हुए घोड़े। यानी वो जानता था कि धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस करेगा तो ये सब बना पाएगा। ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बहुत साल पहले की बात है, कम से कम 10 साल पहले की बात है, क्योंकि उस समय वह पैदा भी नहीं हुआ था। तो उसके माता पिता कहां से आके बस गए थे? उसके माता पिता गुजरात से आकर आगरा में बस गए थे। वो आगरा में क्यों बस गए थे? चलिए देखते हैं ऐसा क्यों किया था उन्होंने। अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यहीं काम मिल गया था। वो आगरा इसलिए आए थे क्योंकि उस समय जो बादशाह अकबर थे आगरा में किला बनवा रहे थे, और क्योंकि उसके पिता एक कारीगर थे तो वहां पे उनको काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला था। तो उसका पुश्तैनी घर कहाँ था? गुजरात में। उसका पुश्तैनी घर गुजरात में था। पुश्तैनी क्या होता है? जो दादा परदादा से का गांव होता है। ठीक है, कई पुश्तें वहां रहती हैं, वो पुश्तैनी गांव होता है। और क्योंकि वो आगरा में ही पैदा हुआ था तो उसको वहां जाने का मौका नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। मतलब वो आगरे में से सीकरी तक जाता था, उतना ही उसका घर था। चारों ओर हो रही छैनी हथौड़ों की ठक ठक खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशाअल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं। तुमने खुद बनाई हैं? उसने पीछे से आवाज सुनी कि ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक, मतलब बिना किसी डाउट के, बिना किसी संदेह के, मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? ये तो उससे पूछता है कि क्या आप देख नहीं रहे कि मैं पत्थरों पे नक्काशी कर रहा हूं? नजर आना मतलब दिखना। ठीक है, नजर आना, दिखना। क्या आपको दिख नहीं रहा कि मैं पत्थरों पर नक्काशी कर रहा हूं? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूं। तराशना मतलब उस पर डिजाइन बनाना, छैनी हथौड़े से डिजाइन बनाना। केशव ने बड़ी तलखी से जवाब दिया। तलखी मतलब सख्ती से जवाब दिया। उसकी आवाज में नरमी नहीं थी। नरमी क्यों नहीं थी? क्योंकि वो थका हुआ था, काम कर रहा था, और वो काम कर रहा था फिर भी उससे वो आदमी पूछ रहा था कि क्या ये आपने ही किया है? दिखता तो है, उस आदमी ने कहा, दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला। उस आदमी ने कहा, दिख तो रहा है कि आप काम कर रहे हैं, पर तुम इतने छोटे हो। तो वह आदमी हंसने लगा ये कह के, मैं 10 साल का हूं। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो गए। काफी मतलब बहुत। तब तो काफी बड़े हो गए। मैंने भी तो 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। तो जो वह आदमी है वो कह रहा है, मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। हिस्सा मतलब भाग लेना। किसी लड़ाई में भाग लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था, क्योंकि वो आदमी उसके पास बैठ गया था तो केशव उसको अच्छे से देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी
उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, 30 ईयर्स हो चुके थे उसको। कद मझोला, मझोला मतलब छोटे और बड़े के जो बीच में होता है उसको मझला कहते हैं। कद मतलब उसकी ऊंचाई, तो 30 से उसकी ज्यादा उम्र थी और कद मझोला था, यानी कि वो ना ज्यादा लंबा था ना छोटा था। वह सफेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था, यानी उसने सफेद पजामा पहना था और सफेद अंगरखा कपड़ा, मतलब ऊपर भी एक सफेद रंग का कपड़ा ओढ़ा हुआ था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में वह अच्छी तरह से ढके हुए थे। तो उसके जो लंबे बाल थे और सर पे एक लाल रंग की पगड़ी पहने हुए था। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, क्योंकि मोतियों की माला महंगी होती है, उसने बहुत सारी बड़ी बड़ी मोतियों की माला पहनी थी, हाथों की उंगलियों में बहुत सारी अंगूठियां थी, तो समझ गया कि ये कोई बड़ा आदमी है। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना मतलब ऑब्जर्वेशन कर रहा था कि वो उसका व्यक्तित्व कैसा है। तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी मतलब जल्दी से, तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। वह और कोई नहीं, महल का पहरेदार सिपाही था। हुजूर मतलब मालिक, माफ करें, मुझे आपके आने का पता नहीं चला। हाँफते मतलब वो थक के जोर जोर से सांसें ले रहा था, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक्क से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा हो। हुजूरे आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। उसने भौचक्या होके मतलब आश्चर्यचकित होके केशव को घूरते हुए कहा, बेवकूफ मतलब मंदबुद्धि, खड़ा हो। हुजूर आला मतलब मालिक के सामने बैठने की जुर्रत मतलब हिम्मत, जुर्रत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें, इनको नमस्ते करो। अब केशव का माथा ठनका, मतलब उसे कुछ समझ में आने लगा था, उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी मतलब अब वो उसके होश उड़ से गए थे। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। अब वो समझ गया था कि ये कोई बड़ा आदमी है, तो समझ गया कि ये बादशाह अकबर है। तो बादशाह अकबर को ख्याल मतलब ध्यान में आते ही उसने उसको झुककर सलाम किया, नमस्ते किया। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली न लगी। दखल अंदाजी मतलब कि उसने दखल दिया, उसने बीच में डिस्टर्ब किया उनको, तो ये डिस्टरबेंस उसको अकबर को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था। अब केशव जो था कंफ्यूज था कि उसे क्या करना चाहिए, वापिस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म मतलब आदेश, ऑर्डर के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज से पूछा। केशव, उसने नपा तुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में
पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का इंतजाम करना होगा। केशव ने फुर्ती से अपने पिता के पास भागा और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर को देखा। हुजूर, क्या आप यह सब कर सकेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। तरीका मतलब ढंग सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़ा से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता मतलब धीरे से, आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखो, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचें उड़कर आंखें में चली जाएगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। बादशाह मतलब राजा है, व्यक्ति मतलब आदमी। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धार जमाने में मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा मतलब थोड़ी सी भी, जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन मतलब जल्दी से, इमीडिएटली उसकी त्योरियां चढ़ जाती। त्योरियां क्या होती है? जो आंख की भौं है, भौं सिकुड़ जाती थी। काम करते करते अकबर पूछ बैठे, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता, मतलब कहता कि हाँ, आप गलत कर रहे हैं या आप सही कर रहे हैं। वो अपनी सहमति या असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए। इत्मीनान मतलब तसल्ली से। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराज उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। मतलब जब कोई काम कर रहे तो धीरे धीरे लोग वहां पे आके इकट्ठा हो गए। क्यों? क्योंकि बादशाह बैठे हुए थे वहां। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। ज्यादा मतलब अधिक, खूबसूरत मतलब सुंदर। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव, देखना एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे, मतलब एक बड़े कलाकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार यह महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे,
तब मैं कारखाने बनाऊंगा। तो बादशाह ने कहा कि जब लोग यहाँ रहने लगेंगे तो मैं यहाँ कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के लिए बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहां काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता मतलब जिज्ञासा, केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊंगा केशव। जरूर मतलब अवश्य। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। रात में थक चुका था और सोना चाहिए था उसको, लेकिन नींद नहीं आ रही थी उसको। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए, इतने फेमस हो गए कि बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा, एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में वह नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वह हर वक्त परेशान रहते थे। बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया था कि उनके एक नहीं 3 संतानें होंगी, शहजादा सलीम, मुरीद और दनिया। केशव के चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उन्नीदी आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि वह लाडला बेटा सो गया है। तो ये था पाठ का पठन। वीडियो के दूसरे भाग में हम इन प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। धन्यवाद।